हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम लोग मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज लेकर आए हैं। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स और स्टैटिस्टिक्स यूजीसी नेट में रिपीटेटिव क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। मीन्स अगर आपने पास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो ज़्यादातर चांस है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स और स्टैटिस्टिक्स के सॉल्व कर पाओगे। दो तीन ही क्वेश्चन होगा जो कि न्यू टाइप के आते हैं, लेकिन मैक्सिमम रिपीटेटिव ही होगा। इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने के पहले हम लोगों ने कुछ कोर्स लॉन्च किए हुए हैं, जैसे यूपी पीजीटी का अभी कोर्स नया लॉन्च किया है हम लोगों ने। फिर आप मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। कुछ समय पहले हम लोगों ने यूजीसी नेट का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल कराया था और साथ में फुल कोर्स भी था, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कॉम्बाइंड कोर्स। तो लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए अगर आपको चाहिए तो ये आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स फुल कोर्स का ही होता है, लेकिन इसकी ड्यूरेशन कम होती है, वैलिडिटी कम होती है। आप फुल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके पीडीएफ अभी तो उतना टाइम नहीं है कि आप जो हैं सो वीडियोस पूरा देख सकें लेक्चर्स के। वो 3 मंथ्स का कोर्स होता है मोस्टली, लेकिन पीडीएफ से अभी भी जो है लास्ट मिनट प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो जो इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो पहला क्वेश्चन जहाँ हम लोग लेकर आए हैं वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का क्वेश्चन जो है वो आता है हमेशा। एक बार क्रॉस इलास्टिसिटी निकालने के लिए आया था, लेकिन मैक्सिमम टाइप प्राइस इलास्टिसिटी निकालने को आया। इस क्वेश्चन में देखिए कि दिया हुआ है कि फॉर ए डिमांड फंक्शन p इज इक्वल टू 10 माइनस 2x माइनस 0.5x स्क्वायर, ये डिमांड फंक्शन दिया हुआ। व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 पर क्या होगा जो है प्राइस इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, वो दिखाता है dx बाई डी और इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी एक्स। यहाँ प्राइस पी जो है वो प्राइस दिया हुआ है, एक्स क्वांटिटी हो। इन नेगेटिव साइन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो अब dx बाई डी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उससे निकलेगा, लेकिन अभी हम लोग को x दिया हुआ है, p का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं इसमें तो p की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले वो निकाल लेते हैं p का वैल्यू क्या है। तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 0.5 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 माइनस 0.5 इंटू 4। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10 - 4 हो गया 6 और ये -2, ये इसका भी जो हमारा वैल्यू आएगा p का वो 4 है। तो p का वैल्यू पता चल गया हमको 4 है, x का वैल्यू t हुआ है। अब dx बाई डी निकालें। ठीक है, अब dx बाई डी निकालने के लिए क्या करना होगा, x को इस साइड में ले जाना होगा, है ना, और x का वैल्यू निकालना पड़ेगा p के टर्म, जो कि tds हो जाएगा, है ना। काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी, जैसे स्क्वायर है तो रूट वगैरह आ जाएगा। तो ये सॉल्व करना ऐसे जो है ये होशियारी की बात नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग dp बाई डी निकाल, ठीक है, और उसको उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं dp बाई डी p को x के रिस्पेक्ट में हम लोग जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट तो ये 10 है, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ये -2x है तो उसके जगह पे -2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0.5 इंटू 2x। तो आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग का ये हो जाएगा -2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को तो 1 हो जाएगा, तो -x। तो हम लोग लिख सकते हैं -2 + x।
कॉमन निकाल। तो dx बाई डी क्या हो जाएगा, का ठीक उल्टा कर देंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू, माइनस साइन है तो ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं होता, 1/2 दिया जाएगा। तो dx बाई डी की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू हम लोग को आ गई, x का वैल्यू आ गया, फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस dx बाई डी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 + x इंटू p का वैल्यू जो है अभी हम लोग निकाला 4 और x का वैल्यू है वो 2 और इसके जगह अभी भी 2 पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4/2 + 2 4 इंटू 2, ये दोनों कट जाएगा, हो जाएगा 1/2, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.5। इसका आंसर जो क्या होगा 0.2 विल बी द आंसर, ये करेक्ट आंसर। तो सिंपल था फॉर्मूला, अगर आपको पता है ठीक है, फिर फॉर्मूला के जितने जो भी वेरिएबल्स है उसके वैल्यू आप पुट कर लो वहाँ पे और उसके बाद इसको निकाल लो, तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ मेट्रो राइड इज 0.8 एंड टोटल राइडरशिप पर डे इज 1.5। तो मेट्रो का जो है क्रॉस इलास्टिसिटी 0.8 दिया हुआ है और टोटल राइडरशिप मतलब कितने लोग चढ़ते हैं पर डे मेट्रो में, तो 1.5। इफ प्राइस ऑफ बस राइज बाय 5%, तो बस राइड की प्राइस जो है अगर 5% से बढ़ जाती है तो चेंज इन टोटल मेट्रो राइड क्या। तो यहाँ पर अगर मेट्रो की खुद की प्राइस बढ़ती तो वो ओन प्राइस इलास्टिसिटी निकलता, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बस से तुलना की जाती तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, इसके लिए जो हम लोग का फॉर्मूला है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का, तो लिखोगे कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ मेट्रो राइड with respect to price of bus ride, and that will be equals to change in metro ride, change in metro ride divided by change in price of bus ride, price of bus ride into price of bus ride divided by quantity of metro ride। इसको अगर हम लोग सिंबल में लिखना चाहेंगे ऐसा लिख सकते हैं, ई मेट्रो with respect to bus equals to change in metro ride divided by change in price of bus ride into price of bus ride divided by, ये हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला में। ये दिया हुआ है 0.8, इसकी वैल्यू 0.8, ठीक है। चेंज इन मेट्रो राइड जो है ये हमको निकालना है, तो डेल एम की वैल्यू हमको निकालनी है। चेंज इन बस राइड क्या है 5%, 5% को अगर परसेंटेज को करेंगे तो 5% को अगर हम लोग लिखें फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 5/100 होगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0.05। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 0.05 इंटू
प्राइस जो है वो हम लोगों का बस का कितना 1% बढ़ा था, तो यहाँ से 1 से ले लेते हैं, 1 से 5% बढ़ा। और क्वांटिटी ऑफ मेट्रो राइड है वो कितना है, 1.5 लाख। इसको हम लोग लिख देते हैं 150000, ठीक है। मतलब 5% बढ़ा, तो एक था तो 5% बढ़ा उससे 0.05। अब इसमें क्या है, डेल एम का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा, ये दोनों इस साइड में चला जाएगा, 0.8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.8 इंटू 0.05 इंटू 150000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जाएगा 40, के बाद 0.040, तो इसका कट जाएगा 150 इंटू 40, ये हो जाएगा 6। इसका आंसर जो है वो आएगा भी करेक्ट आंसर। तो फॉर्मूला अगर पता है तो उसके सारे जो है आराम से इस क्वेश्चन बन सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्यू क्यूब माइनस 10q² प्लस 60q। व्हाट विल बी द मिनिमम एवरेज कॉस्ट। पहला तो निकालना है व्हाट विल बी द मिनिमम एवरेज कॉस्ट, ठीक है। एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट विल द मिनिमम कॉस्ट ऑकर, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्यू लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो पहले हम लोग एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। तो टोटल कॉस्ट दिया हुआ है हम लोगों को क्यू क्यूब माइनस 10q² प्लस 60q, ये दिया हुआ है। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, क्यू। हाँ है, तो ये इसको अगर हम लोग क्यू से डिवाइड कर देंगे टोटल को, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू क्यूब को क्यू से डिवाइड करेंगे तो क्यू², क्यू² को क्यू से डिवाइड करेंगे तो 10q, और क्यू को क्यू से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 6। तो ये हमको फिगर आया क्या, एवरेज कॉस्ट, क्यू² माइनस 10q माइनस। अब एवरेज कॉस्ट मिनिमम निकालना है, तो मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो मिनिमम की क्वालिटी जो है, मान लो अगर y इज इक्वल टू fx दिया हुआ है, तो हमारा क्या है इसमें dy बाई डी एक्स निकालते हैं। पहला कंडीशन मिनिमाइजेशन का dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, और सेकेंड जो है मिनिमम की कंडीशन जो है सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एंड दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये मिनिमम का कंडीशन, मिनिमाइजेशन का कंडीशन। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव जो आता है उसको इक्वेट करते हैं 0 से, उससे x का वैल्यू निकालते हैं, तो वो हमको क्रिटिकल पॉइंट्स बताता है, ठीक है। और उस क्रिटिकल पॉइंट में से एक पॉइंट जो होगा वो मिनिमम होगा, उसको सेकेंड ऑर्डर कंडीशन जो है वो चेक करते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर मिनिमम हो। तो वो पॉइंट जहाँ पर जो है, जो x का वैल्यू पुट करने से, जो यहाँ x है इसलिए इसकी बात कर रहा हूँ, जहाँ पर वो सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है, वही मिनिमम का पॉइंट होगा। तो अब उसी तरह हम लोग यहाँ पर AC जो है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू Q, उसको इक्वेट करेंगे 0 से, और फिर उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे और देखेंगे ये कहाँ पर जो है ग्रेटर देन 0 होगा, तो वही होगा। तो उसको हम लोग करते हैं, बता देते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को समझाने के लिए दिया था आप लोगों को। तो नेक्स्ट जो है, अब इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा DAC बाई डी। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे Q² को, तो ये हो जाएगा 2Q माइनस 10, और ये तो 0 हो गया, और इसको इक्वेट करेंगे 0 से, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 10/2, और उसका वैल्यू आ जाएगा हम लोगों को 5।
तो क्यू का वैल्यू, तो यही वाला क्वेश्चन जो है, एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट विल द मिनिमम कॉस्ट ऑफ कर, तो ये क्यू का वैल्यू 5। अब देखना है कि मिनिमम है कि नहीं है। तो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन को चेक करते हैं, तो d2ac/dq स्क्वायर वो करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो हमारा 2q है उसको 2q माइनस 10 को डिफ्रेंशिएट करें तो ये क्या आ रहा है 2, और 2 क्या है बड़ा है 0 से, q इजिकल टू 5 पे मिनिमम हमको आ रहा है। तो हमको पूछ रहा है व्हाट विल बी द मिनिमम एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पर जो एवरेज कॉस्ट का जो आया है उस पर जो है q इजिकल टू 5 पुट कर देंगे। तो ए सी इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 5, ये हम लोग का +60 +6 +6 +6 यहाँ पर +6, that will be equals to 25 minus 50 plus 60, 85 minus 50 is equal to 30। तो AC जो है का वैल्यू 35 आया, तो ये और Q का वैल्यू हमको 5 आया। जो ऑप्शन ऐसा होगा वो राइट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में AC मिनिमम 35 मैच कर रहा है और Q इज इक्वल टू 5 भी मैच कर रहा है, इसका आंसर होगा फर्स्ट। ये प्लस साइन जो हम लोग हटा दें यहाँ पर लिखने में गलती, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उससे ही हमें वो लास्ट में यहाँ पर देखने से आ रहा था कि वो अगर ये माइनस होता तो नेगेटिव में आ जाता, नेगेटिव में तो आना नहीं था इसलिए, लेकिन उसको करेक्ट कर दिया, उससे कोई यहाँ पर जो है बनाने में कोई फ़र्क नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन अ डिमांड फंक्शन एज p इज इक्वल टू 20 माइनस 2q, द एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू एट q इज इक्वल टू 3 आर रेस्पेक्टिव। ठीक है, तो डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, अब हमको जो है मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू निकालना है कहाँ पर, व्हेन q इज इक्वल टू 3। तो डिमांड फंक्शन दिया हुआ है p, तो सबसे पहले हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिमांड फंक्शन मतलब असल में वो हमको जो है टोटल रेवेन्यू फंक्शन निकालना है पहले। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या है, p इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वान्टिटी। तो p का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है क्या 20 माइनस क्यू, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, q से, तो ये वैल्यू आ जाएगा 20q माइनस 2q स्क्वायर। तो ये मेरा टोटल रेवेन्यू फंक्शन। ठीक है, अब एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू व्हाट, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर q दिया हुआ है। टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है हम लोग का भी निकाले क्या 220q माइनस 2q स्क्वायर, और इसको डिवाइड कर देंगे क्या q से, ये हो जाएगा 20 माइनस 2q, और कहाँ पर निकालना है q इज इक्वल टू 3। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर q के जगह पे 3 पुट कर 20 माइनस 2 इंटू 3, 20 माइनस 6 इक्वल टू, इसका आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू का वैल्यू क्या है 14। मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव निकालेंगे टोटल रेवेन्यू विथ रेस्पेक्ट टू, तो डी टी आर बाय टी क्यू, टोटल रेवेन्यू का ये वाला है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू, तो 20q को करेंगे तो आ जाएगा 20, और 2q स्क्वायर को करेंगे तो 2 इंटू 2q, ये हो जाएगा 20 माइनस 4q। q का वैल्यू फिर क्या है 3, तो 4 इंटू 3 तो ये 12, 20 माइनस 4 इंटू 3, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 12, 20 में से 12 गया तो बचा क्या 8। तो मार्जिनल रेवेन्यू 8 और टोटल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू 40। ये कौन सा ऑप्शन है करेक्ट आंसर। सिंपल है, अगर आपको फॉर्मूला पता है कि अब यहाँ पर डिमांड कर दिया हुआ है डिमांड फंक्शन, तो उससे जो हमको है पहले टोटल रेवेन्यू फंक्शन निकाल, और वो आपको पता होना चाहिए कि प्राइस इंटू क्वांटिटी इज टोटल रेवेन्यू। तो यहाँ प्राइस दिया हुआ है तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लिए p इंटू क्यू, तो टोटल रेवेन्यू निकल गया। अब एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए,
ये क्या होता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। और फिर मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, तो डेरिवेटिव निकालते हैं, तो टोटल रेवेन्यू का तो मार्जिनल रेवेन्यू होता है। ये पता है, फिर उसके बाद वैल्यू पुट कर दिया, सिंपल, आसानी से बना। तो इजी ही क्वेश्चन आता है, बहुत हार्ड नहीं रहता। लेकिन अगर आपको डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं ये जानना होगा, मतलब डिफ्रेंसिएशन आपको मालूम होगा, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। नहीं डिफ्रेंशिएट करने आते तो फिर ये क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू 10 L टू द पावर 0.8 K टू द पावर 0.2। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल रेस्पेक्टिवली आर गिवन बाय। तो प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल हमको निकालना है। तो प्रोडक्शन फंक्शन को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू लेबर, तो हमको मिलेगा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। और अगर विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल करेंगे तो हमको मिलेगा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेल क्यू बाई डेल एल, और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए आपको डेल क्यू बाई डेल के निकाल। पहले मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकाल लेते हैं, एम पी एल। ये क्या है, इस प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग जो है क्यू को विथ रिस्पेक्ट टू लेबर डिफ्रेंशिएट करते हैं। वो करेंगे तो क्या होगा, 10 इंटू 0.8 L टू द पावर 0.8 माइनस 1 K टू द पावर 0.2। ये जैसा है वैसे, केवल L में चेंज हो। और ये 10 इंटू 0.8 8 हो गया, L टू द पावर माइनस 0.2 K टू द पावर 0.2। अब किसी चीज़ का भी पावर, जैसे x टू द पावर माइनस 1 है, तो इसका मतलब हो गया 1/x। अगर x टू द पावर माइनस 0.1 है तो ये हो जाएगा 1/x टू द पावर 0. तो ये नीचे आ जाएगा इसके हिसाब से। तो 8 K टू द पावर 0.2 डिवाइडेड बाई L टू द पावर 0. इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 K बाई L होल टू द पावर तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर 8 K बाई L 0.2। तो मार्जिनल 8, तो ये K बाई L आ रहा है, K बाई L 0.2। पहला वाला तो ये राइट। दूसरा अब हम लोग को दिखना है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, MPK। यही प्रोडक्शन फंक्शन को अब हमको K के रेस्पेक्ट में करना है, डेल क्यू बाई डेल के। ये कर रहे हैं तो हम लोग क्या होगा, 10 L इंटैक्ट रहेगा जैसा है वैसा 0.8, और ये हो जाएगा 0.2 K टू द पावर 0.2 माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10 2 L टू द पावर 0.8 और K टू द पावर माइनस 0. तो लिख सकते हैं 2 L टू द पावर 0.8 K टू द पावर 0.8 इक्वल्स टू 2 L बाई K टू द पावर 0. ये वाला ऑप्शन कौन है मेरा, L बाई K। तो इसमें कौन सा हो गया, विच इज करेक्ट, A एंड C। सिंपल। तो आपको अगर डिफ्रेंसिएशन आता है ये बन जाएगा, रूल्स वही है, डिफ्रेंसिएशन जानते हैं तो। नेक्स्ट, गिवन द टोटल कॉस्ट एंड डिमांड फंक्शन ऑफ ए फर्म, फाइंड द प्राइस विच प्रॉफिट वुड बी मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, ये C इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर प्लस 20Q प्लस 10, ये टोटल कॉस्ट फंक्शन है। और डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, हमको निकालना है कि प्राइस जिस पे जो है
प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो। हमको प्रॉफिट फंक्शन बनाना होगा सबसे पहले, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये टोटल रेवेन्यू फंक्शन। प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट, प्रॉफिट पाई से जनरली डिनोट करते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल। तो यहाँ पर डिमांड फंक्शन दिया, टोटल रेवेन्यू फंक्शन बनाते हैं, तो टी आर इज इक्वल टू टी इंटू क्यू, क्यू दिया हुआ है 100 माइनस टी क्यू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा 100 क्यू माइनस टी क्यू, एक हो गया। अब टोटल कॉस्ट हमको दिया हुआ है, तो प्रॉफिट फंक्शन बनाते हैं हम लोग पहले, पाई इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू की जगह पे लिखेंगे 100 क्यू माइनस 3 क्यू स्क्वायर, ठीक है, और इसको माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस 5 क्यू स्क्वायर प्लस 20 क्यू प्लस 10, ठीक है। तो करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 100 माइनस 3 क्यू स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस 20 क्यू माइनस 10। हम लोग करेंगे और थोड़ा सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 100 क्यू माइनस 8 क्यू स्क्वायर माइनस माइनस 10 प्लस टू 80 क्यू माइनस 8 क्यू स्क्वायर माइनस 10, ये हो गया। अब इसका मैक्सिमाइजेशन करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो डेल डी टी पाई बाई डी क्यू टू 0, और कंडीशन दूसरा क्या है, डी टू पाई बाई सेकेंड ऑर्डर कंडीशन डी क्यू स्क्वायर दैट मस्ट बी लेस देन। तो ये है, पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, पाई का वैल्यू ये है, तो डी पाई बाई डी क्यू, इसका वैल्यू हमको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 माइनस 16 क्यू, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, तो 16 क्यू इज इक्वल टू 80, का मतलब क्यू इज इक्वल टू 80/16, क्यू का वैल्यू क्या आएगा 5, ठीक है। इसी को अगर हम लोग जो है सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डी पाई बाई डी क्यू स्क्वायर, चेक करके देख लेते हैं कि मैक्सिमम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये करेंगे तो इसको डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डी पाई बाई डी क्यू, ये -16 आ रहा है, ये मतलब लेस देन 0 है, मतलब ये क्यू मैक्सिमम वाला क्यू। तो पूछ रहा है प्राइस, पूछ रहा है फाइंड द प्राइस एट प्रॉफिट विल मैक्सिमाइज, तो प्राइस में की जगह पे पुट कर देंगे, तो P इज इक्वल टू 100 माइनस 3 इंटू 5, तो 100 माइनस 15 इज 85, आंसर क्या होगा। एक तो ये तरीका निकालने का, दूसरा आप ये भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, एम प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ होता है, MR इज इक्वल टू MC, और MC मस्ट बी राइजिंग, मतलब DMC बाई DQ मस्ट बी ग्रेटर देन DMR बाई, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये वाला से उससे भी सेम ही आंसर, आप ट्राई कर सकते हैं ये मेथड। हम थोड़ा लॉन्ग मेथड बता दिए प्रॉफिट फंक्शन बना के, आप ये वाला भी मेथड ट्राई कर सकते हैं।
से भी निकलेगा, सेम ही आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए प्रोड्यूसर इज C is equal to 10 plus 5Q plus 2Q square. If the price is 15, what is the marginal cost of a producer in equilibrium? तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है ना, और प्राइस दिया हुआ है 15। अब हमको मार्जिनल कॉस्ट निकाल, ठीक है, टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, तो हमको लोगों को निकालना क्या है, मार्जिनल कॉस्ट हमको। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, कैसे इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसमें से निकालेंगे कि प्राइस दिया हुआ है ना, तो प्राइस इज 15, तो टोटल रेवेन्यू क्या हो, इक्विलिब्रियम का बात करो, टोटल रेवेन्यू क्या हो, प्राइस इंटू क्वांटिटी इंटू क्यू हो जाएगा 50। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, तो डेरिवेटिव निकालेंगे, टी टी आर बाई टी क्यू दैट इज इक्वल्स टू, और ये कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है C इज इक्वल टू 10 प्लस 5Q प्लस 2Q स्क्वायर। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, डी टी बाई टी क्यू, ये हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर 10 तो 0 हो गया, ये 5 प्लस 4Q एट इक्विलिब्रियम एम आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या, 15 इक्वल्स टू 5 प्लस 4, तो 4Q इज इक्वल टू जाएगा 10, 2 इज इक्वल टू 10/4 दैट इज इक्वल्स टू, तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने बोल रहा है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू, तो 5 वैल्यू 5 है, 5 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5.5 क्या होगा, आंसर क्या है? तो इस तरह से क्वेश्चंस को जो है डेरिवेटिव ही निकालना और कंडीशन पता होना चाहिए, इक्विलिब्रियम क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था यही था, प्रोड्यूसर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम यही एम आर इजिकल टू एम से, कोई भी मार्केट में तो इक्विलिब्रियम इसी पॉइंट पे होता है ना, एम आर इजिकल टू एम सी पे। नेक्स्ट, द डिमांड फंक्शन ऑफ कंज्यूमर D is equal to 10 minus 2, the consumer surplus at price is equal to 2 is। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है क्या कि कंज्यूमर सरप्लस निकाल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है जो कि आता ही है, कंज्यूमर सरप्लस निकालने आता है या प्रोड्यूसर सरप्लस। यहाँ पर एक दूसरा मैथमेटिकल्स जो है टूल्स का हम लोग को यूज होगा जिसका नाम है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जानते हैं तो कंज्यूमर सरप्लस निकालना आसान हो जाए। तो इसका जो है हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका निकालते हैं। पहले फॉर्मूला क्या है कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे क्या है कि Q हम लोग जनरली लेते हैं क्वांटिटी में, यहाँ पर D दिया, तो आप ये मान लो या Q मान लो, Q इज इक्वल टू 10 minus 2, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्वांटिटी Q इज इक्वल टू 0 to Q एट इक्विलिब्रियम, जो भी पॉइंट दिया हुआ इक्विलिब्रियम का क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम Q इनटू डिमांड फंक्शन है ना, तो वो Q के टर्म में होना चाहिए, मतलब P इज इक्वल टू समथिंग,
तो P डी क्यू माइनस P इंटू ये कंज्यूमर सरप्लस। सबसे पहले हमको जो है यहाँ पर क्यू के टर्म में इसको लेके आना। तो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2P इजिकल टू 10 माइनस क्यू और P इजिकल टू 5 माइनस क्यू बाई क्या है। ठीक है, तो ये तो हमारा जो है डिमांड फंक्शन आ गया। अब इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी निकालना, तो प्राइस 2 पे निकालना। ठीक है, तो जब प्राइस 2 है तो क्यू का वैल्यू क्या है? तो क्यू इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू, चलो फॉर्मूला को की जगह 2 पुट, क्या हो जाएगा 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। तो इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी है वो 6 है, इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो यहाँ पे हम लोग को लेगा। ठीक है, अब इस पे इसी पॉइंट पे निकालना है। तो यहाँ पे हम लोगों का सी एस कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, क्यू इज इक्वल टू 6। अब क्या है पी, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस क्यू बाई 2 पी क्यू माइनस पी इंटू क्यू। पी का वैल्यू क्या है 2 और क्यू का वैल्यू है 6, 2 इंटू 6। हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने में हम लोग लिख सकते हैं 0 इंटू 6 5 डी क्यू, इसमें अलग अलग कर सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 6 2 बाई 2 डी क्यू माइनस 2। अब इसको 5 बाहर ले जाता, 5 कॉन्स्टेंट बाहर जाता है इंटीग्रेशन साइन से, 0 टू 6 डी क्यू माइनस, यहाँ 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 6 क्यू डी क्यू माइनस। इंटीग्रेट करते हैं 5 डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू क्यू 0 टू 6 माइनस हाफ क्यू का इंटीग्रेशन होगा क्यू स्क्वायर बाई 2 दिस, यहाँ तक 6 से माइनस। अब इसमें क्या है, एक बार क्यू का वैल्यू 6 पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 5 6 माइनस 0 माइनस हाफ, तो एक बार क्यू का वैल्यू कर दिए हम लोग क्या 6, तो 6 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, 0 पुट करने माइनस, दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 6 माइनस 36 और यहाँ पर 2 36 बाई 4 माइनस 2 प्लस 2 30 माइनस 9 माइनस 12 21। तो ये तीसरा वाला आंसर है। तो अगर आपको इंटीग्रेशन आता है और ये फॉर्मूला पता है, बन जाए। चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने डिटेल में समझाया है कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पर तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं उसको समझाने लगूँ इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो सॉल्व करके दिखा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ये भी है जो कंज्यूमर सरप्लस पे ही है। यहाँ पे दिया हुआ है P इज इक्वल टू 1/4 Q टू दी पावर -1/2, फाइंड कंज्यूमर सरप्लस एट Q इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम फार्मूला ही यूज होगा कंज्यूमर सरप्लस का।
तो अब यहाँ पर तो हमको पहले निकालना Q इजिकल टू 25 पे, तो P का वैल्यू क्या होगा? तो पहले हम लोग पुट करते हैं इसमें, P इज इक्वल टू 1/4, अब Q इजिकल टू 25, तो 25 की पावर माइनस हाफ ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1/4 मतलब 25 टू दी पावर हाफ, ये नीचे आ गया है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4, 25 मतलब क्या, रूट 25, एनी टू दी पावर मतलब x टू दी पावर 1/2 इज इक्वल टू रूट एक्स होता है, रूट 25 हो गया, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 1/20। तो जब Q 25 है तो P का वैल्यू जो है 1/20। एक तो ये निकल गया P का वैल्यू। अब कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला हम लोग लास्ट में ही देखे थे, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 0 टू 25, Q का वैल्यू 25 है। डिमांड फंक्शन तो 1/4 Q टू दी पावर माइनस हाफ डी क्यू माइनस P इंटू क्यू, ठीक है। P का वैल्यू जो है 1/20, 1/20 इंटू 25, Q का वैल्यू क्या है 25। तो सॉल्व करेंगे, 1/4 बाहर ले आएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 25 Q टू दी पावर माइनस हाफ डी क्यू माइनस 25/20, 1/4 को अगर हम लोग करेंगे तो Q की पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1 0 टू 25 माइनस 25/, तो करेंगे तो 1/4 Q टू दी पावर माइनस हाफ से 1 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा Q टू दी पावर हाफ डिवाइडेड बाय हाफ, दैट इक्वल्स टू 25/0 माइनस 20। और हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 2 इंटू Q टू दी पावर हाफ 0 25 माइनस 1/4, एक बार 0 पुट करेंगे तो 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 25 तो ये मेन 25 ही पुट कर, 2 की जगह 25 टू दी पावर हाफ माइनस 0 माइनस 25/, और फर्दर सॉल्व करेंगे 25 टू दी पावर हाफ मतलब रूट 25 मतलब 5, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2 इंटू 5 माइनस 25/, हो जाएगा 5/2 माइनस 5, that is equals to 5/2 minus 5/4, 5/2 minus 5/4 equal to 5/4, 5/4 मतलब 1 पॉइंट, आंसर क्या हो गया, B इज इक्वल टू 1 पॉइंट। फॉर्मूला पता है और हम लोग P का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कैसा भी डिफिकल्ट हो थोड़ा सा अलजेब्रा तो लगाना ही पड़ता है, बेसिक अलजेब्रा सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्यूशन मिल ही जाता है। ये हाई स्कूल अलजेब्रा है और हम लोग क्या 6-7 में पढ़े होंगे ये सब।
और साथ में अब इंटीग्रेशन एक नया है, उसका तो रूल्स आपको पता होना चाहिए कि कोई भी तरह का अगर इंटीग्रेशन दिया हुआ है, एक्स डी एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन बाई वन प्लस वन बाई वन प्लस प्लस सी। इनडेफिनिट में होता है, डेफिनिट में तो फिर वैल्यू पुट। तो ये हमको अगर ये वाला फॉर्मूला अगर पता है निकालने का, तो आराम से बन जाएगा। मतलब ये एक्स स्क्वायर बाई टू है, पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी है कंज्यूमर सरप्लस ही निकालना, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एट क्यू इज इक्वल टू 25। तो पहले वाला क्वेश्चन में दिया हुआ था पी इज इक्वल टू 2। तो पी या क्यू का वैल्यू दिया हुआ था इन दोनों क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है कि आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन दिया। तो डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन है, तो पी का क्यू का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये डिमांड फंक्शन है, ये सप्लाई फंक्शन है, जो जहाँ पर कट करता है एक दूसरे पर, वहीं पर पी और क्यू का वैल्यू वो निकलता है। तो इक्वेट कर लेंगे एक दूसरा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पी डी इज इक्वल टू पी एस कर लेंगे, और उससे वैल्यू निकलेगा एक्स का। ये हो जाएगा 30 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x माइनस। ठीक है, अब इसको इधर ले आते हैं और इसको इस साइड ले जाते हैं। ये हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, और इधर आके ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x। x इज इक्वल टू 5। अब p का वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में डालो, कोई जरूरी नहीं है कि डिमांड में डालो चाहे सप्लाई में, किसी में डालो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी भी डालते हैं, p इज इक्वल टू 30 माइनस 5 × 5 इक्वल टू 5। यहाँ पर p इज इक्वल टू, हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, इक्वल टू 5 आए, और x इज इक्वल टू भी 5, दोनों 5 इक्विलिब्रियम। p इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब कंज्यूमर सरप्लस निकालना है हमको। कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए सेम फार्मूला। अब यहाँ पे क्या है, दोनों फंक्शन दिया हुआ है। कंज्यूमर सरप्लस निकाल रहे हैं तो कंज्यूमर का डिमांड फंक्शन, प्रोड्यूसर का सप्लाई फंक्शन। तो ये इंटीग्रेशन डिमांड फंक्शन का होगा, ना कि सप्लाई फंक्शन। ये बात को याद रखें। तो यहाँ पर ये है 0 to 5 30 माइनस 5x dx माइनस p इंटू क्यू 5 × 5। ऐसे को सॉल्व कर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5, ये हो जाएगा, यहाँ पर से जो है 5 को बाहर निकाल देते हैं, dx माइनस 30 है, सॉरी यहाँ पर 30 जाएगा, बाहर हो जाएगा, 30x माइनस 5x dx 0 to 5 माइनस। हम लोग करेंगे तो ये 30x 0 to 5 माइनस 5 स्क्वायर बाई 2 0 to 5 हो जाएगा 30 × 5 माइनस 5 × 5 का स्क्वायर
5/2 -20, ये हो जाएगा 150 -125/2 -20, 125 -125/2 इज इक्वल टू 120, 125/2 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। तो ऐसे ही जो है 3 क्वेश्चन आज हम लोगों ने सॉल्व किए कंज्यूमर सरप्लस। तो होप है कि अब आपका कंज्यूमर सरप्लस से क्वेश्चन है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। अगर हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे उधर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले में से, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। और अगर मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, प्रॉफिट, है ना, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट निकालने कुछ भी आएगा तो वो सब हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉर डेटा गिवन बिलो फॉर एन इकोनॉमी। जहां पर दिया हुआ है हमको कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है और दिया हुआ है हमको टैक्स का रेट दिया हुआ है 20%, और जो है इन्वेस्टमेंट जो हमको दिया हुआ है वो 100 है, और जी हमको दिया हुआ है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो है 30। तो इसमें जो है अब हम लोगों को निकालना क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वो क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को पहले निकालना होगा क्या, वो हम लोग जानते क्या है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। ठीक है, सी यहाँ पर दिया हुआ है हम लोगों को क्या, 50 प्लस 0.8 वाई डी डिस्पोजेबल इनकम, और आई के दिया हुआ है कितना 100, और जी दिया हुआ है हमको 30। ठीक है, अब ये वाई डी क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू इनकम माइनस टैक्स। तो ये हमको इसमें से दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पर 50 प्लस 0.8 वाई माइनस टी प्लस 130 इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का 180 प्लस 0.8, वाई को जैसा वैसा छोड़ देते हैं, टी हमारा क्या है 20%। ठीक है, तो टी हमारे पास 20% है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या 0.2y। ठीक है, तो हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 180 प्लस 0.8y इंटू 0.8y इज इक्वल टू 180 प्लस 0.64 वाई, वाई इज इक्वल टू ये हो गया। इसको इस साइड में ले आएंगे, ये हो जाएगा वाई माइनस 0.64 वाई इक्वल्स टू 180, और 0.36 वाई इज इक्वल टू 180, तो वाई इज इक्वल टू 180 बाई 0.36। हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 180 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 36, और ये हो जाएगा 36 5 जा 180, ये हो जाएगा 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड।
इसको निकालने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम लोग अगर यहाँ पर टैक्स मल्टीप्लायर अगर जानते हैं तो उससे भी निकल सकता है। तो टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू 1/1 माइनस बी 1 - t इंटू a प्लस i प्लस g। और ये हमको दिया हुआ है 1, यहाँ पर b दिया हुआ है 0.8, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, टैक्स जो है 1 माइनस 0.2, और ये हो जाएगा a दिया हुआ है हम लोगों का 50, i दिया हुआ है 100 और g दिया हुआ है 30। तो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.8 इंटू 0.8, और सेम आ रहा है 180 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.64 और इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 0.3, सेम आया यहाँ पर। जो इसका भी आंसर क्या होगा 5। तो दोनों में से कोई भी तरीका यूज करके जो है हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन द सेविंग फंक्शन s इज इक्वल टू -20 प्लस 0.2y एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज 100 मिलियन, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है क्या, कंजम्पशन निकालने के लिए तो हम लोग को y इज इक्वल टू, इनकम क्या होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो c की जगह पे c छोड़ देते हैं, और s जो है वो हमको दिया हुआ है -20 प्लस 0.2y। तो ये हो जाएगा c -20 प्लस 0.2y, इस y को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 0.y इज इक्वल टू c -20, और c इज इक्वल टू, इधर ये इस साइड में आ जाएगा तो 20 प्लस 0.8y। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है हम लोगों को क्या है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग क्या है -20, यहाँ से y का वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, -20 प्लस 0.2y एंड दैट इक्वल्स टू 100 मिलियन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.2y इज इक्वल टू 120, तो y इज इक्वल टू 120 बाई 0.2, दैट विल बी इक्वल्स टू 600। अब इसमें हम लोग ये y का वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर c का वैल्यू निकालना है तो 20 प्लस 0.8 इंटू 600, so that will be equals to 20 plus 480, that will be equals to 5। इसका आंसर जो होगा 1, 5। तो हमको कंजम्पशन फंक्शन निकालना था, लेवल ऑफ कंजम्पशन, है ना। तो उसके लिए हम लोग इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन पर सेविंग किए, और इक्विलिब्रियम लेवल पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, उससे वाई का वैल्यू निकाल, और उसके बाद जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an economy the saving and investment function are given as s is equal to -100 plus 0.2y and investment is equal to -30 plus 0.1y। अब हमको इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है इनकम, तो इस हम लोग को पता है सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तो -100 प्लस 0.2y इक्वल्स टू -30 प्लस 0.1। इसको इस साइड में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 0.2y
माइनस 0.1y इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 100, ये हो जाएगा 0.1y इज इक्वल टू 70, तो y इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई 0.1 दैट इज इक्वल्स टू 7। इसका आंसर हो जाएगा डी। सिंपल, बहुत ही इजी जो है ये आता है। आपको पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम पे जो है वो सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, और दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके y का वैल्यू निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, given the consumption function c is equal to 0.8y and the investment function 102 minus 0.2i, then the is curve is। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमको निकालना क्या है, is कर्व। ठीक है, अब is कर्व निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेविंग इज इक्वल टू इनकम का हमको इक्विलिब्रियम लेके आना पड़ेगा। तो कॉस्ट फंक्शन जो क्या कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है उससे सेविंग फंक्शन हम लोग निकाल सकते हैं, और सेविंग फंक्शन निकाल के उसको इक्वेट कर देंगे तो उससे जो है उसका आंसर हमको आ जाना चाहिए। तो उसको करके देखते हैं कि क्या ये वही आ रहा है। तो इसमें हम लोग ये भी चाहे निकाल सकते हैं कि इनकम का भी निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू सी प्लस सॉरी y इज इक्वल टू सी प्लस एस, तो भी निकाल सकते हैं। चाहे इन्वेस्टमेंट चूंकि इक्विलिब्रियम में दे रहा है तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये हम लोग लेके चले। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या, y इज इक्वल टू 0.8, तो यहाँ पर अगर हम लोग चाहेंगे तो ये सेविंग फंक्शन निकाल के, है ना, फिर ऐसा हम लोग पुट कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम लोग ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, y इक्वल टू सी प्लस आई। तो 0.8y प्लस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 102 माइनस 0.2i, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 0.8y इज इक्वल टू 102 माइनस 0.2, ये हो जाएगा 0.2y इज इक्वल टू 102 माइनस 0.2। ठीक है, अब इसमें y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 102 डिवाइडेड बाई 0.2 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 1020 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 510 माइनस ये दोनों कट जाएगा, तो ये बचेगा i। तो मेरा कौन सा इक्वेशन बन रहा है, 510 माइनस, तो सी ये जाता है। इससे करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन ईजी में इससे भी। ठीक है, नेक्स्ट है कि गिवन द प्रोडक्शन फंक्शन q इज इक्वल टू 2k टू द पावर 1/3 l टू द पावर 2/3, फाइंड द आउटपुट लेवल व्हेन 8 यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड 27 यूनिट्स ऑफ लेबर आर। ठीक है, तो आउटपुट निकालना है, यहाँ पर कैपिटल का 8 यूनिट और जो है लेबर का 27 यूनिट, तो इसको फॉर्मूला में पुट करना है, कुछ नहीं करना है। q इज इक्वल टू 2k के जगह पे क्या है 8 यूनिट ऑफ कैपिटल, तो 8 टू द पावर 1/3 और l टू द पावर l जो है उसके जगह पे हम लोग जो है लिख सकते हैं 27 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 27 टू द पावर बाई 3। ठीक है, तो 2 इंटू, अब इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 1/3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 27 जो है वो 3 क्यूब इंटू 2/3, तो ये 3 3 कट गया, यहाँ 3 3 कट गया, तो बचा क्या 2 इंटू 2 टू दी पावर 1 मतलब 2, और 3 2 का स्क्वायर बचा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 9, तो 4 इंटू 9 जो है वो 36, ये आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल सीधा था ये, कोई उसमें जो है
कुछ भी जो है सोचना नहीं, सिर्फ के का वैल्यू पुट करना है, एल का वैल्यू पुट करना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है, आंसर आ गया। नेक्स्ट जो है सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दिया है, कंसीडर एन इकोनॉमी विथ एन लीनियर होमोजेनस कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन विथ टू इनपुट्स कैपिटल एंड आउटपुट, है ना, दो इनपुट दिया हुआ है, कैपिटल एंड लेबर, सॉरी, capital and labor. The share of capital and labor are 1/3 and 2/3. ठीक है, तो कैपिटल का शेयर दिया हुआ है 1/3 और लेबर का शेयर दिया हुआ है 2/3. द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल एंड लेबर आर रेस्पेक्टिवली 6% and 3% पर एनम. ठीक है, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट इज 6% पर एनम, व्हाट इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट ड्यू टू टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ग्रोथ ऑफ टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी जो है वो हमको निकालना है. तो इसका जो फॉर्मूला है, ग्रोथ ऑफ टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रोथ ऑफ आउटपुट माइनस कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, माइनस कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर. ठीक है, ग्रोथ ऑफ आउटपुट जो है वो हमको दिया हुआ है क्या, 6%. 6% को चेंज करेंगे तो क्या होगा, 6/100 मतलब 0.06. अब कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल कितना है, 1/3, और उसको किस रेट से बढ़ रहा है, 6% से, तो 1/3 इंटू 0.06 माइनस लेबर किस रेट से बढ़ रहा है, तो 2/3, तो 2/3 इंटू 3% है तो 0.03. ठीक है, अब इसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.2, तो 0.06 माइनस 0.02 और 3 से करेंगे 0.1, तो ये माइनस 0.02 ये भी आएगा. तो 0.6 में से 0.4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0.02. तो 0.02 कितना परसेंटेज है, उसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2%. ये हो जाएगा आंसर इसका 2%. आंसर है. नेक्स्ट है, व्हेन द नॉमिनल जीडीपी इज 11,000 करोड़ एंड रियल जीडीपी इज 10,000 करोड़, तो जीडीपी डिफ्लेटर 1. तो जीडीपी डिफ्लेटर का क्या फॉर्मूला होता है, तो नॉमिनल, तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है, जीडीपी डिफ्लेटर मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन बना है, डिफ्लेटर इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100. ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी हम लोगों का दिया हुआ है 11,000 करोड़, तो 11,000. रियल जीडीपी वो दिया हुआ है 10,000 करोड़ इंटू 100. ठीक है, ये 3 इधर, ये 3 कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो जीडीपी डेवलपर जो है, कैलकुलेटर जो है वो हम लोग का कितना है, 100. आंसर क्या होगा, फॉर्मूला मालूम है, सिंपल, इजिली बन जाए. नेक्स्ट है, फॉर ए डायग्राम बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन इन द टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, है ना. अब ये डेरिवेटिव में का स्लोप, है ना, ये मेन दिया हुआ है कि स्लोप कैसा होता है, उसी के हिसाब से जो है हम लोगों को दिखाना है. ठीक है, स्लोप पता होना चाहिए कि कैसा होना चाहिए. तो अब स्लोप जानने के लिए कि हम लोगों का किधर बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये जानना. तो अगर कोई मान लो ये y है और ये x है और कोई स्लोप जो है कोई भी जो पैरेलल टू द x एक्सिस है,
ठीक है, अगर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप जो होता है 0 होगा। और उसी तरह अगर वर्टिकल हो वाई एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल हो, है ना, तो इस समय जो है नॉट डिफाइन होता है, स्लोप जो होता है नॉट डिफाइन, हम लोग इन्फिनिटी से करते हैं, मतलब बढ़ रहा है स्लोप, यहाँ वजह स्लोप घट रहा है। तो अगर कोई पैरेलल हो रहा है एक्स एक्सिस से, है ना, तो वो क्या होगा कि स्लोप उसका घट रहा है। अगर कोई पैरेलल हो रहा है वाई एक्सिस से, तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि स्लोप जो है उसका बढ़ रहा होता है। ठीक है, ये हम लोग को देखना होता है। अब यहाँ पर क्या है कि ये, इसको हम लोग देख रहे हैं कि पहला तो ये है कि इसका शेप जो है इस टाइप का दिया हुआ है, मतलब नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है ना, नीचे की तरफ गिर रहा है। तो पहला नीचे की तरफ गिर रहा होता है ना। इसका मतलब है कि अगर इस शेप में हो चाहे इस शेप की हो, नीचे में गिर रहा है, दोनों ही में तो नीचे की तरफ गिर रहा है ना। तो ऐसे में क्या होगा, dy बाई डी एक्स जो होगा, पहला डेरिवेटिव जो है वो क्या है, लेस देन 0, नेगेटिव स्लोप बता रहा है। दोनों ही केस में नेगेटिव स्लोप है, dy बाई डी एक्स जो है इन दोनों केस में लेस देन 0। ठीक है, अब सेकेंड डेरिवेटिव को देखते हैं कि क्या स्लोप बढ़ते हुए रेट से घटते हुए रेट से घट रहा है या बढ़ते हुए रेट से घट रहा है, ये देखना है आपको। अब ये जो स्लोप हो रहा है ये कैसा हो रहा है कि इसका ऐसा शेप बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये वाई एक्सिस टाइप का दिख रहा है, इस टाइप का पैरेलल हो रहा है। ये स्लोप यहाँ से बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, ऐसा सीधा होते जा रहा है। इसको अगर ऐसे करेंगे तो ये लगभग इस टाइप का हो रहा है ना, नीचे की तरफ से पैरेलल हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि स्लोप इसका जो है बढ़ रहा है। यही उल्टा वाला अगर रखें तो इसका जो है क्या, एक्स एक्सिस टाइप का आ रहा है, यहाँ पर ऐसे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका स्लोप जो है वो घट रहा है। लेकिन हम लोग का केस ये वाला स्लोप बढ़ रहा है, इसलिए जो सेकेंड डेरिवेटिव है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब ये वाला ऑप्शन कौन सा है, इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से इसका बहुत सारा फिगर बना के हम लोगों ने जो अपने लेक्चर वीडियो में उसको डाला, तो इसका आंसर जो है वो 2। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग्स जो है वो आता है इसमें भी। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि सेल्स की इक्वेशन किसके बारे में बता रहे हैं, सेल्स की एरो किसके बारे में बता रहे हैं, लियोनटिफ किसके बारे में बता रहे हैं, डैंजिक किसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जानने के लिए हम लोग यहाँ पर दो चीज़ है कि लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो डैंजिक बताया था। ठीक है, 1946-47 में इसको दिया था। और ये जो है अपना जो प्लानिंग किसके लिए था कि यूएस एयरफोर्स के लिए ये प्लान किया था डैंजिक। तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो डैंजिक दिया था, हम लोग जानते हैं। और लियोनटिफ जो है वो हम लोगों का जो है वेस्ले लियोनटिफ पूरा नाम है। तो लियोनटिफ पैराडॉक्स हम लोग जानते ही हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और इनपुट एंड आउटपुट एनालिसिस ये भी उसी का दिया हुआ है। ठीक है, और इसी के कारण और मैट्रिक्स भी जो है वो लियोनटिफ का बनाया हुआ है। तो इस इतना सारा कंट्रीब्यूशन के कारण जो है लियोनटिफ को जो है 1973 में नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स मिला था। तो अब क्या देखते हैं कि ये दोनों ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, बाकी मान लो हम लोग नहीं भी जानते, दो ही जानते हैं। तो ये तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग को दो पता है, एकदम शुरू में ही जैसे ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इनपुट आउटपुट एनालिसिस तो बता रहे किसने दिया, तो लियोनटिफ ने दिया। लीनियर प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस कर रहे तो किसने दिया, तो डैंजिक ने दिया। ठीक है, तो ये देखते हैं इस ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है। तो सी का जो है वो क्या होगा, 1। तो सी का 1 कौन सा, एक ही ऑप्शन में है जहां पर सी का 1। ठीक है, और डी का 3, इसको जो हम लोग इसको कर रहे हैं तो सी का 1 लीनियर प्रोग्रामिंग, और डैंजिक जो है वो दिया था हम लोगों का लीनियर प्रोग्रामिंग, तो डी का 1 सॉरी, तो डी का 1 एक ही ऑप्शन है, और सी का 2 ये वाला ऑप्शन है। तो दोनों ही मिल गया। तो इसके बाद में तो एरो के बारे में हम लोगों को पता है, बी का 4 सी एस प्रोडक्शन फंक्शन एरो का दिया हुआ है, ये भी हम लोग जानते हैं। और ये भी जानते हैं सेल्स की जो है, सेल्स की स्पेशल हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर में, तो ये ठीक है। लेकिन यही दो अगर हम लोग जानते हैं तो कंफर्म हो जाते कि हम लोगों का जो है आंसर क्या है। इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया था, इसका आंसर हो जाएगा वो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक वायलेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी ऑफ लियोनटिव स्टैटिक सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, हॉकिंस साइमन कंडीशन, ये हमेशा इससे क्वेश्चन आता है। तो लियोनटिव अभी हम लोग दिए कि कौन सा, इनपुट आउटपुट एनालिसिस, ठीक है, और उसी में जो है हॉकिंस साइमन कंडीशन। तो सीधा इसका आंसर जो है लियोनटिव सुने, हॉकिंग साइमन कंडीशन जो है हम लोग जो है इनपुट आउटपुट एनालिसिस में पढ़ते हैं, सीधा इसका आंसर सी हो गया। बाकी देखने की जरूरत ही नहीं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया हुआ है लाइफ टाइम से साइकिल हाइपोथेसिस से, कि अज्यूमिंग लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस लेट ए पर्सन स्टार्ट वर्किंग एट व्हेन ही इज 20 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, 20 बरस में वो काम स्टार्ट किया, वर्क्स अंटिल द एज ऑफ 60 ईयर्स and expect to die at the age of 70. If this person earns say 1.5 lakh annually when he is 20 to 30, तो 10 साल 1.5 लाख कमाया, तो और फिर 30 to 35 15 साल जो है इसमें 2 लाख कमाया, और फिर जो है जब यहाँ पर 45 होना चाहिए था तो जो है 40 कर दिया, तो 45 से 60 जो है वो फिर जो है 15 साल 3 लाख रुपए, देन हिज लाइफ टाइम एवरेज प्रोपेंसिटी टू। तो दो तरीका से बनाते हैं, एक तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि इसने 20 बरस की उम्र में कमाना शुरू किया और 60 तक कमाया, तो 40 साल टोटल कमाया, और खाया कितना साल, तो 20 से लेके 70 तक, है ना, 50 साल, तो 40/50। अगर इसको करोगे तो 0.8 यही आंसर है। एक तो ये तरीका हो सीधे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर इसको मैं तुम ये भी करना चाहें कि अगर हम लोग लाइफ टाइम इनकम वगैरह को इंक्लूड करना चाहें, तो ईयर्स टू रिटायरमेंट 40 ईयर्स, लाइफ टाइम इसका जो है 50 ईयर्स। तो इसमें क्या किया कि लाइफ टाइम इनकम इसका क्या होगा, तो 10 साल कमाया 1.5 लाख, तो 10 × 10, फिर 15 साल 2 लाख कमाया, फिर 15 साल 3 लाख कमाया, तो टोटल 90 लाख रुपया इसने कमाया। और ऑप्टिमल कंज्यूमशन जो है स्मूथ रहेगा लाइफ टाइम। ठीक है, तो अगर स्मूथ इनकम रहा तो रहता, तो 90/50 करते तो 1.8 लाख पर ईयर। C/Y एपीसी जो है कंजम्पशन बाई इनकम। तो ये लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में हम लोग y को कांस्टेंट लेते हैं, बट लेकिन यहाँ पर y चेंज कर रहा है, इनकम जो है चेंज कर रहा है। फिर 1.5 लाख एनुअली कमाया 10 साल, फिर 15 साल कमाया वो 2 लाख, फिर 15 साल कमाया वो 3 लाख, इसलिए उसका जो है वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा 10, 15, 15 ईयर्स का। तो 10 साल 1.5 कमाया, 15 साल 2 लाख कमाया, ये किया, और उसको डिवाइड कर दिया कितना साल कमाया 40 से, तो वेटेज एवरेज 2.25 है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो जाएगा 1/8/2.5, तो वह 0.8। तो ऐसे भी 0.8 है, और ऐसे में हम लोग डायरेक्ट भी कर रहे थे, 40 साल वो है सो कमाया और 50 साल खाया तो 0. तो दोनों में से कोई भी तरीका अपना के जो है इसका आंसर को जो है हम लोग लेके आ सकते हैं। तो ये हम लोगों का मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चंस हम लोग जो है डील किए हैं। अब जो है नेक्स्ट जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट, जो रिपीटेटिव क्वेश्चन जो हमेशा लगभग आ ही जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन इकोनोमेट्रिक्स का जो है नेक्स्ट जो है वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू।